बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज की तरफ आज की हमारी डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी, कितना कमाया क्या बना, डॉक्टर से जायदाद और आमदन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। गैस के 52,000 सस्ते मीटर तब्दील, सुस्त मीटर तब्दील, महकमा को करोड़ों का फायदा। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, बसों वैगनों के किरायों में 12% तक कमी। और आईटी बोर्ड के अफसरान की लापरवाही, शहरी सहूलतों का मरकज, लार्वर साइडिंग के मंसूबे 3 साल से ताखीर का शिकार। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू। अस्सलाम वालेकुम अकमल, क्या हाल चाल है आपके? अकमल, टॉप स्टोरी, अब डॉक्टर्स का एहतसाब होगा, कितना कमाया, कहाँ से कमाया, क्या बनाया, तमाम तफसलात जो हैं वो अब तलब कर ली गई हैं। सिमल, ये फ़ैसला हुआ है कि महकमा सेहत जो है वो तमाम अजला के ईडीओज़ हेल्थ जो हैं उनको ये ज़िम्मेदारी इब्तदाई तौर पर सौंपी गई है कि उनके इलाक़ों में जितने भी सरकारी हस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और उनके जो जायदाद के सारी तफसीलात हैं उसकी तफसीलात जमा करेंगे और महकमे को बाद में जमा कराया जाएगा। अब बुनियादी तौर पर तो इस हवाले से कोई हिदायत नहीं जारी की गई और अभी तक तो यही लग रहा है कि मकसद सिर्फ ये है कि सारे दादोशुमार जमा किए जाएँ। लेकिन अगर इस अदादोशुमार की बुनियाद पर हुकूमत कोई डॉक्टरों पर टैक्स लगाना चाह रही है या हुकूमत इनकी जायदादों की जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पॉलिसी बनाना चाह रही है तो वो ज़्यादा खुशाइंद बात होगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं वहाँ पर ड्यूटीज़ अभी उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़ दयानतदारी से पूरी नहीं करते। इसलिए हमने देखा कि 2 हफ्ते पहले ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई कि जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं अस्पतालों में ख़ास तौर पर, उनकी ड्यूटी जो है वो शोबा इमरजेंसी में लगाई जाएगी ताकि वो अपनी ड्यूटी दें, क्योंकि ये उनको इतलात मौसूल हो रही थी कि ये अपनी ड्यूटीज़ पर कई कई दिन हाजिर ही नहीं होते। तो अगर ये मेकनिज़म बनाना चाह रहे हैं और उस मेकनिज़म के तहत सरकारी अस्पतालों की हालत को बेहतर करना चाह रहे हैं या इन डॉक्टर्स को बाउंड करना चाह रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटीज़, जो उनकी प्राइमरी ड्यूटीज़ है, जो उनकी पहचान है, जिसकी वजह से उन्होंने इज़्ज़त कमाई, उसको सर्व करें, तो ये इब्तदाई तौर पर अभी देखें अदादोशुमार सामने आएंगे, क्योंकि जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनके अपने क्लिनिक्स भी हैं, वो शाम को अच्छे और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज देते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं। ये शहरियों को भी पता है, हर किसी को पता है, लेकिन हुकूमत अब शायद डॉक्टरों के गिर्द जो है वो थोड़ा सा घेरा तंग करने की कोशिश करेगी और उसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉक्टरों को भी टैक्स नेट में लाया जाए, क्योंकि वो इसी सोसाइटी से पैसे कमाते हैं और जितने वो पैसे कमाते हैं क्या उसके बराबर के वो टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ना कि कितनी प्राइवेट इनकी प्रैक्टिस होती है, किस तरीके से, और फिर एक और भी तो इल्ज़ाम लगाया जाता है अब डॉक्टर्स पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से, जो इनको ब्राइब किया जाता है या इस तरह से उनको जो अकोमोडेट करने की कोशिश की जाती है, पैसा आया कहाँ से वो। देखिए सिमल, ये पूरा नेटवर्क है, इसको बल्कि ये पूरी साइंस है, इसको समझने के लिए आदमी बेचारा तो आम तो नहीं समझ सकता, लेकिन हुकूमत को पता है। देखिए हुकूमत की अपनी एक मशीनरी, अपना एक सेटअप और सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हुकूमत जो है किसी भी फ़र्द के बारे में फौरी तौर पर जांच परख कर सकती है। तो डॉक्टर्स का बुनियादी तौर पर ये सारा काम करने का मकसद ये है कि इनकी आमदन का जायज़ा लेकर इनकी जायदादों को देखा जाए कि क्या जब ये डॉक्टर्स नहीं थे या डॉक्टर्स बने थे उस वक्त इनकी कितनी जायदाद थी और अब इतने अरसा प्रैक्टिस करने के बाद इनकी कितनी जायदाद है, क्या वो जायदाद इनकी माली आमदन से कोई मुसाबकत रखती है या नहीं रखती, या फिर आमदन कम है जो कागज़ों में दिखाई जा रही है और जायदाद की मालियत जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये एक मेरे ख़्याल में अच्छा इक़दाम है, वो इसलिए कि देखिए हमारी सोसाइटी में जब हम कहते हैं ना कि वाइट कलर क्राइम है या हम कहते हैं ये लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, तो उसमें अफराद के ऊपर और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के ऊपर चेक रखना बड़ा ज़रूरी है और वो चेक सिस्टमेटिक होता है हमेशा। और हुकूमत को तो ये पॉलिसी
बड़ा अरसा पहले नाफिज करनी चाहिए थी। अगरचे देर आए दुरुस्त आए, अगर इन्होंने अभी से भी इसको करना शुरू कर दिया, लेकिन इसको किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचाना चाहिए, ताकि देखें इससे रियासत को भी आएगी, यहाँ से भी देखें बिल्कुल आएगी। आप देखिएगा, अगर हुकूमत इन डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेगी या इन पर टैक्स जो है वो इम्पोज करेगी या किसी भी किस्म का इनके ऊपर कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, तो डेफिनेटली रिएक्शन आएगा। देखें, आप जब किसी को उनके नज़दीक तो यही होगा ना कि हमें तंग किया जा रहा है, हम पर दबाव डाला जा रहा है, तो वो उस दबाव के नतीजे में कोई ना कोई रेजिस्टेंस करेंगे, रद्द अमल पैदा होगा, और वो हुकूमत ने ऑब्वियसली उसको भी फेस करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अगली हमारी टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। शाहिद सिप्रा की खबर है ये, गैस के 52,000 सुस्त मीटर तब्दील, महकमा को करोड़ों का फ़ायदा होगा। देखें जी, ये शाहिद सिप्रा ने ये स्टोरी दी और इसमें जो लाहौर की बात है कि यहाँ पर 52,000 ऐसे घरेलू सार्फिन हैं जिनके घरों में गैस के मीटर्स लगे हैं, लेकिन वो मीटर्स सही तरह से काम नहीं करते, जिसकी वजह से मीटर रीडिंग ठीक नहीं आती। और जाहिर बात है, जब मीटर रीडिंग ठीक नहीं आती, जितनी कंजम्पशन होती है उससे कम आपको बिल आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान महकमे को होता है। तो महकमा अब ये जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो G6 मीटर हैं वो यहाँ पर जो है वो लगाना चाह रहा है, तनसीब करना चाह रहा है। और लेकिन इसमें एक मसला ये है कि शाहिद सिप्रा ने इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसी स्टोरीज़ दी हैं कि जिसमें मीटर्स, चाहे वो बिजली के मीटर्स हों या गैस के मीटर्स हों, उसको पॉइंट आउट किया गया है कि ये मीटर्स ठीक नहीं है या मीटर्स तब्दील किए जाएंगे, लेकिन महकमा जो है वो एफिशिएंट नहीं है उस हद तक कि जितना उसको होना चाहिए। पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं या मंसूबों का ऐलान कर दिया जाता है, बाद में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो वो चीज़ें सारी कागजी फाइलों के अंदर दब के रह जाती हैं। और यकीनन इसमें जो अफसरान हैं वो भी शामिल होते हैं और अफसरान की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई मंसूबा उसका ऐलान किया जाता है तो उस मंसूबे पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती। तो ये अब देखें, ये 52,000 वो मीटर्स हैं जो भी इन्होंने पहले फ़ेज़ के अंदर पॉइंट आउट किए हैं कि यहाँ पर इन मीटर्स को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। लेकिन क्या G6 मुज़य्यन से जो टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जो मीटर्स हैं, क्या वो इनके पास मौजूद हैं, वो आ गए हैं, उनकी तनसीब का काम कब शुरू होगा, तो ये अब महकमे पर है। अब देखें महकमा इस पर कितने महीने लगाता है या कितने साल लगाता है, और जितनी ये महकमा देर करेगा उससे ऑब्वियसली महकमे को नुकसान होगा, क्योंकि जितनी ताखीर से आप नए मीटर लगाएंगे या पुराने मीटर को तब्दील करेंगे तो उस वक्त तक आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल महकमा शहरी सहूलतों के मरकज़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर लार्वा साइडिंग के लिए मंसूबे 3 साल से ताख़ीर का शिकार हैं और IT बोर्ड अफसरान की लापरवाही क्लियरली सामने आ रही है। देखें सीमल, मामला यही है ना कि हमारे यहाँ हम मंसूबे तो बना लेते हैं, हम पॉलिसीज़ भी बना लेते हैं, लेकिन हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा गैप्स छोड़ देते हैं और उन गैप्स की वजह से ही मसाइल पैदा होते हैं। अब देखें ना कि IT बोर्ड के अफसरान की लापरवाही है और मंसूबा 3 साल से ताख़ीर का शिकार है। अब हमारे यहाँ होता क्या है, रियासत और रियासत की मशीनरी के अंदर जो अफसरान बराह रास्त किसी मंसूबे की नाकामी के अंदर ज़िम्मेदार होते हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी मंसूबे के अंदर जो हुकूमत का मंसूबा होता है और अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा होता है, जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती तो डेफिनेटली फिर आप अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। अब ये स्टोरी सामने आई कि 2012 से शुरू किए जाने वाला लार्वा साइडिंग मंसूबा जो है वो उसके लिए 6 करोड़ मुख्तस हुए थे, फंड्स भी इस्तेमाल नहीं हुए। तो देखें अब ये रवैया बन गया हमारे यहाँ सरकारी शोबों के अंदर। वो मुलाजमीन, वो अफसरान जिनको तनख्वाहें भी मिलती हैं, मराद भी मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सही तरीके से काम नहीं करते, दयानतदारी से काम नहीं करते। ये रवैया बन गया। इस रवैये के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाने की ज़रूरत है। आप कभी भी देखें सरकारी दफातर में जाएँ, वहाँ पर मुलाजमीन के, वहाँ पर क्लरिकल स्टाफ के, वहाँ पर अफसरान के जो रवैये होते हैं शहरियों के साथ,
आम अफराद के साथ वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आप खबर की तफसीलात पढ़ें तो इसमें सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर है, वो भी मुकम्मल नहीं हो सका, 3 साल गुजर गए। और जिन लोगों को नहीं पता कि लार्वा साइडिंग मंसूबा है क्या, उनको मैं बताती चलूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप तशखीस कर सकते हैं कि यहाँ पर लार्वा मौजूद है और उसको ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है। हेल्थ के हवाले से वो बहुत इशू जो है, ये साइडिंग ज़रूरी भी है। और फिर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डेंगू के हवाले से या इस तरह के मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, तो जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे और कुछ मज़ीद खबरें भी हैं, खुशखबरी भी है लाहौरियों के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। 24.4 किलोमीटर रिंग रोड सदरन लूप, उसकी तामीर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं और तखमीना जो है वो लागत का अकमल सोमरू 24 अरब 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। हाँ जी, और ये हैरानकुन बात है, मैं अभी देख रहा था कि इसमें 1 किलोमीटर पर तकरीबन 1 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे और ये इब्तदाई लागत जो है ये हुकूमत की तरफ से रखी गई है। इसका तखमीना हुकूमत ने लगाया है। अब इस तखमीने के ऊपर जो है वो जो कंपनियां दिलचस्पी रखती हैं उनसे दरख्वास्तें तलब की गई हैं कि वो 25 मार्च तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। रिंग रोड का मंसूबा जो है ये बड़े अरसे से जो है वो इल्तवा का शिकार है और इसको मुकम्मल किया जा रहा है। और इसमें जो ये वाला फेज़ है, इसमें जो है वो आशियाना सोसाइटी, फ़िरोज़पुर रोड, काना काचा, हलोकी, लेक सिटी पर इंटरचेंज भी रखे जाएंगे। और उसका बुनियादी जो है वो यकीनन मकसद ये है कि शहरियों को रिंग रोड पर आने पर और रिंग रोड से वापस उतरने पर जो है वो इन इलाकों में जाने के लिए आसानी हो। और ये लाहौर जो लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी है उनकी जानिब से ये इब्तदाई तौर पर ये दरख्वास्तें तलब की गई हैं और इसमें यकीनन ओपन कंपटीशन है। इस कंपटीशन के अंदर आप की मुल्की फर्म्स भी आ सकती हैं, गैर मुल्की फर्म्स भी आ सकती हैं। दुरे ने आपने ये स्टोरी दी है और इस प्लान के मुताबिक जो सुई गैस सोसाइटी है वहाँ से लेकर फ़िरोज़पुर रोड तक तकरीबन 9.35 किलोमीटर जो है वो सदरन लूप 1 पर जो है वो 15.3 अरब रुपए खर्च होंगे। इसकी पूरी प्लान जो है वो दिया गया है कि ये जो 24.4 किलोमीटर तवील जो सड़क बनाई जाएगी, इस सड़क पर किस जगह पर कितने पैसे खर्च होंगे वो तखमीना इब्तदाई तौर पर पेश कर दिया गया। अब देखें कंपनियां जब अपनी जो है वो बिड्स पेश करेंगी, अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगी तो फिर मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी कि कितना खर्चा होगा। और इसको BOT के तहत जो है ये जो पैसे ये जो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी वो वापस रिकवर करेंगी, यानी कि रिंग रोड के ऊपर जो है वो टूल टैक्स लगाया जाएगा, शहरियों से वो टूल टैक्स वसूल किया जाएगा 25 साल तक। वो टूल टैक्स वसूल करके वो अपने जो अखराजात हैं उनको पूरा किया जाएगा और उसके बाद वो ये सड़क जो है वो हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। बिल्कुल सही। अगली टॉप स्टोरी और खुशखबरी दे देते हैं अब लाहौरियों को, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई। अब बसों और जो वैगनों का किराया है उनमें 12% तक कमी की जाएगी। देखें ये फ़ैसला हो गया है कि 12% कमी होगी और उसमें जो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक वो गाड़ियाँ जो डीज़ल पर चलती हैं, AC गाड़ियाँ हैं, उसमें जो है वो कम से कम किराया जो है वो 9 रुपये मुख्तस किया गया है, यानी कि 9 रुपये से कम नहीं होगा। अगर आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जाते हैं तो आपको कम से कम 9 रुपये किराया देना पड़ेगा। और जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं और अर्बन ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा किराया जो है वो 26 रुपये मुकर्रर किया गया। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया है और जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसने नया जो किरायानामा है उसको भी जारी कर दिया है। लेकिन मामला ये है कि अब इस किरायानामे को इम्प्लीमेंट भी करना है। अब असूली तौर पर तो आज से ही इसकी चेक एंड बैलेंस शुरू हो जानी चाहिए। बसों के अंदर विजिट्स होने चाहिए, शहरियों से पूछा जाना चाहिए, वो टिकट्स चेक करनी चाहिए, क्या जो नया किरायानामा है उसके मुताबिक टिकट्स दी जा रही हैं, क्या उसके मुताबिक शहरियों से किराया वसूल किया जा रहा है। क्योंकि शहरी जो है वो 5 रुपये के पीछे, 6 रुपये के पीछे, 9 रुपये के पीछे कभी भी हुकूमती दफातर के जाकर चक्कर लगा के धक्के नहीं खाएंगे। और हुकूमत को ही बसों के अंदर जाकर चेक एंड बैलेंस सिस्टम के तहत लोड ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये देखना होगा कि क्या ये बसें उस किराए को, जो नया किरायानामा है हुकूमत का, उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं या नहीं कर रही। क्योंकि अमूमी तौर पर यह रवैया है कि जब किराए बढ़ते हैं उसका तो अगले ही घंटे जो है वो इतलाक कर दिया जाता है, लेकिन जब किराए कम होते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लिया जाता है ताकि जितना थोड़ा प्रॉफिट कमाया जा सके,
शहरियों को जितना लूटा जा सके। अब देखें, जो अफराद रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोकल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करते हैं, तो उनको तो पैसे भरने ही भरने हैं, वो तो पैसे अदा करेंगे ही करेंगे। अब अगर उनको मिलना शुरू हो जाएगा और सुबह से लेकर शाम तक जब वो बसों में सफ़र करते हैं, तो यकीनन उससे उनको फ़ायदा भी होगा, थोड़ी सी उनको तसल्ली भी होगी, इत्मीनान भी होगा। पेट्रोल की कीमतें कम करने का अल्टीमेटली फ़ायदा हुकूमत का मकसद ये होता है कि आवाम को पहुँचे, और फिर हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जो फ़ायदा है आवाम तक पहुँचाने के लिए किसी मैकेनिज़्म के तहत, सिस्टम के तहत उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। पेट्रोल की कीमत या डीज़ल की कीमत कम होने का फ़ायदा सिर्फ जो कारें चलाते हैं शहर में उनको नहीं पहुंचना चाहिए, जो जिनके पास अपनी ज़ाती गाड़ियाँ उनको नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि वो गरीब आवाम जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और इसीलिए ये कमी की गई है। अब इस कमी के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट कराना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाहौर की 2 यूनिवर्सिटियों के 3 शोबों में डीन लगाने की अब मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन सी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 2 लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा बहरान रहा कि डीन्स ना होने की वजह से, गवर्नमेंट कॉलेज मशहूर है, जितने एकेडमिशियंस हैं, तालीमी हल्के हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मशहूर रहा है, बल्कि कि इसके पास अकलौता एक ही डीन है, यानी आपके पास 4 फैकल्टीज़ हैं और आपके पास एक डीन है, 3 फैकल्टीज़ के डीन ही नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, जब डीन्स नहीं होते तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसमें बहुत कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। फिर उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बराह रास्त या तो वाइस चांसलर को देखना पड़ता है, या फिर उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को किसी उस डीन के हवाले कर दिया जाता है जो पहले से अपनी फैकल्टी को देख रहा है। तो एक तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर डीन लगाया गया, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का, इसमें डीन था ही नहीं। अच्छा। पिछले 6-7 साल से इस फैकल्टी में डीन था ही नहीं। मौजूदा वाइस चांसलर ने, डॉक्टर हसन अमीर शाह ने आते ही यही काम किया कि जो डीन्स की वेकेंट पोस्ट हैं वहाँ पर जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, पहले तो उन्होंने ये काम किया कि क्योंकि प्रोफेसर्स ही नहीं थे इनके पास, मजमूई तौर पर कोई 16 के करीब प्रोफेसर्स थे सारी फैकल्टीज़ के मिला के। अब देखें, गवर्नमेंट कॉलेज 150 साल पुराना इदारा और उसके पास प्रोफेसर्स नहीं है। मौजूदा वाइस चांसलर ने आके पहले वो प्रोफेसरशिप का जो बहरान है उसको कैटर किया, उसको कैटर करके जो डिज़र्व करते थे उनको प्रोफेसर बनाया सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए से, और फिर उनकी समरी गवर्नर को भेजी गई। गवर्नर ने जो एक अच्छा काम किया कि यहाँ पर फौरी तौर पर जो समरी में नाम थे, जो सीनियर बंदा था, उसको डीन अपॉइंट किया है। गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर ताहिर कामरान को, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनको डीन तैनात किया गया है। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, वहाँ पर भी डीन की पोस्ट खाली थी तकरीबन 6-7 महीने से। जब से डॉक्टर एहसान मलिक जो है वो रिटायर्ड हुए, उसके बाद वो डीन की पोस्ट खाली थी, वहाँ पर भी डीन तैनात हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नासरा जबी को ये अपॉइंट किया गया। देखिए, डीन्स की तैनाती से यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ में, हर फैकल्टी के अंदर कमो बेश जो है वो 4 से 6 शोबाजात होते हैं। अब 4 से 6 शोबाजात के सरबराहान, उन सरबराहान के इंतज़ामी मामलात को देखना, उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर से चेक रखना, वो डीन्स ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। अब उससे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में बेहतरी आती है। आपके यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, और मेरे ख्याल में इस बहरान पर ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है उस पर तो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये सीट खाली थी, इसको भी फिल किया गया है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप सीनियर प्रोफेसर्स वहाँ पर अपॉइंट करते चले जाएँ और सीनियर प्रोफेसर्स के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनको फिल कर जाएँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो इंतज़ामी बहरान आर्जी तौर पर पैदा होता है या मुस्तकिल तौर पर होता है, उस पर आप काबू पा सकते हैं। बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ चलते हैं। रहमानपुरा की मैं बात करना चाहूँगी, जहाँ पर आँखों का अस्पताल और वो अंधा पड़ा हुआ है, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ मौजूद है, जदीद तरीन आलात और मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मरीज़ बेचारे क्या करें, दीवारों की शक्लें ही देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो कोई काम करने वाला है ही नहीं। देखिए सिमल, हमने इससे पहले भी एक खबर पर तबसरा किया और ये बात सामने आती रहती है कि सरकारी अफसरान काम नहीं करना चाहते। महकमा सेहत देखें, अब महकमा सेहत की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये लोग इंतज़ार में होते हैं कि मीडिया वाले ख़बर दें, सिटी 42 पर ख़बर चले और ख़बर चलने के बाद ये एक्शन लें?
तो मतलब इनको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक अस्पताल है इस इलाके में, और ये रहमानपुरा का जो ये इलाका है, आप देखें कि ये आप अगर मजंग से शुरू हो, मजंग से शुरू होके आप ये फिरोजपुर रोड के अंडरपास तक चले जाएं, तो ये इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, आप इसको कवर करते हैं। और एक अस्पताल है वो भी आपने बंद रखा हुआ है, वहाँ पर भी आलात मौजूद हैं, वहाँ पर आपके पास प्रोफेसर्स वहाँ पर आप नहीं लगा रहे, डॉक्टर्स नहीं लगा रहे, उसको देख नहीं रहे आप। देखें, आप क्या इंतज़ामी ढांचा सिर्फ नुमाइश के लिए खड़ा किया जाता है? क्या ये अस्पताल कागज़ों की हद तक है? मतलब ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये सेक्रेटरी हेल्थ जो है, या हेल्थ से वाबस्ता दीगर अफसरान जो हैं, वो क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखते? उनके नीचे मातहत अमला है, अफसरान मौजूद हैं, अफसरान के मातहत अमला मौजूद है, उससे काम क्यों नहीं लेते? अब देखें ना कि ये अस्पताल जो बंद है, जहाँ पर लोगों का आँखों का इलाज होता है, लोगों की बिनाई का मसला होता है, अगर वो अस्पताल बंद है तो मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपकी गफलत की वजह से ये इतने दिन बंद रहा है, इसकी ये पेनल्टी है आप पर। लेकिन जब तक आप सरकारी इदारों के अंदर मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जब तक आप इस तरह की मिसालें कायम नहीं करेंगे, बाकी लोग नहीं सीखेंगे। देखें, ये मेरी बात सुने, इस अस्पताल ये जिसके भी अंडर आता है, चाहे वो ईडीओ हेल्थ है या ईडीओ हेल्थ के नीचे वाले अफसरान है, वो इसकी निगरानी है, कोई भी इसका इंचार्ज होगा, जिम्मेदार है, पैसे लेता है, वो तनख्वाह लेता है, वो हमारे अवाम के टैक्सों से वो पैसे लेते हैं। मसला ये है ना कि ये सरकार के पैसे को हराम का पैसा समझते हैं। अब ये समझते हैं सरकार का पैसा सरकार अपनी जेब से लाई है, और भाई सरकार का पैसा अवाम की जेब से लाई है, और अवाम की जेब से वो टैक्स लिए जाते हैं। रोजमर्रा की बुनियाद पर जो हम अशिया इस्तेमाल करते हैं, उससे वो पैसे जमा होते हैं। इनको तो अपनी जिम्मेदारी शायद याद नहीं आएगी, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हमारा तो फर्ज है, ऐसी चीजें हाईलाइट करते रहेंगे, और अब आप देखिएगा इस पे नोटिस भी होगा, हमारा इस पे जो है वो वहाँ पे डॉक्टर भी देखिए सिमल, हमारा फर्ज है, हमारा इस शोबे का बुनियादी तौर पर फर्ज यही है कि आपने शहरियों के मसाइल को सामने लाना है और हुकूमत को होश दिलाना है, और इंशाल्लाह हम ये काम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। और अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लाहौर की बात करेंगे। हमारा सेगमेंट है मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है सैदरा, और सैदरा असल में है क्या, कहाँ पर है, और क्या क्या खसूसियात है इसकी, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल है आपके? रज़ा भाई, सैदरा है क्या? मैं लाहौरी हूँ, प्योर लाहौरी हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि ये क्या है। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाहौरियों को नहीं पता। आप मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, माजी बहुत कम जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसी वजह से ये सेगमेंट शुरू किया गया। वो रूट्स जानने की ज़रूरत है। जब तक आप माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक मरबूत नहीं करते, उस वक्त तक आप तरक्की के जीने तय नहीं करते। दुनिया की यही मैंने देखा है। बात नहीं, आपका ये मैसेज मैं नाज़रीन ने अपने पल्ले बांध लिया जी बिल्कुल। जब तीनों को एक कोहिजन में, कि आप ओल्ड हैबिट्स जो है वो साथ चलती हैं, फिर उनमें इम्प्रोवाइजेशन होती है, और फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लोग गामजन होते हैं, और ये कौमें जो हैं उनकी तरक्की का राज यही है। दूसरी बात आती है कि लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से कंफ्यूज कर लेते हैं कि शाहदरा और सैदरा, कि शाहदरा जिस तरह एक इलाका है लाहौर का, कि वो कहीं उसकी बात तो नहीं हो रही। नहीं, ऐसी नहीं है। ये सैदरा 3 दरवाज़ों वाला एक इलाका, एक छोटी सी इमारत है, बिल्कुल छोटी सी है। ये किला लाहौर के अंदर है, जहांगीरी अहाते में है। अब ये इमारत है तो बिल्कुल छोटी सी, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। जो रिलीजियस टॉलरेंस या मजहबी रवादारी अगर आप कहीं ने देखनी है और उसकी तारीखी अहमियत को समझना है, तो फिर आपको सैदरा एक बार देखना चाहिए। ये जहांगीरी अहाता में, जहाँ पे मुग़ल गैलरी है, उसके साथ ही बिल्कुल ये मशरक़ की जानिब एक छोटी सी इमारत है, और इस इमारत के अंदर आपको पोप के पोर्ट्रेट्स भी नज़र आएंगे। इस इमारत के अंदर आपको हिंदू जो प्रीस्ट हैं या पादरी हैं या पंडित हैं, उनकी तस्वीरें भी नज़र आएंगी, और इसके अलावा मुसलमानों की नज़र भी आएंगी। और ये 15वीं सदी के आखिर में, यानी अकबर का दौर है, ये अकबरी दौर की है। ये 1590-95 में हो सकता है जी, उस दौरान में बनाया गया हो, या फिर ये एक जहांगीर के पहले दौर, शुरू का दौर है, यानी 1601-2 के करीब ये बनाया गया। और इसके बारे में तारीख मुत्तफिक नहीं, लेकिन अकबरी और जहांगीरी दौर की ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग की जो खसूसियत है वो यही है कि ये टॉलरेंस दिखाती है,
मजहबी रवादारी कि अकबर ने अपने दौर में जब वो अकबर आज़म था, पूरा ताकतवर हुक्मरान था हिंदुस्तान का, तो उसने कोशिश की कि सारे जो मसालिक हैं और सारे मज़ाहिब हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो उसके कोर्ट के अंदर, उसकी अदालत के अंदर, उसके दरबार के अंदर, और वो उस जहाँ जहाँ भी मुमकिन हुआ उसने ये काम किया। ये सहदरा उस चीज़ की अलामत है। इस सहदरे के ऊपर फिर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी आती रही हैं। बनाया गया था उस वक्त, जी बिल्कुल, ये उस वक्त भी इसी तरह से, जी उस वक्त जब अकबर ने अपनी मजहबी पॉलिसी बनाई या मजहबी टॉलरेंस या रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ गया, तो उसने सबसे पहले यही कहा है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे सारे मज़ाहिब को यकजा किया जा सके या कम से कम उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ये इमारतें यहाँ लाहौर में भी, दिल्ली में भी इस तरह की छोटी छोटी इमारतें बनी, फतेहपुर सीकरी में भी बनी। अच्छा। और इन इमारतों का बनाने का मतलब ये था कि दिखाया जाए लोगों को कि इस्लाम सब मज़ाहिब को कबूल करता है, एडजस्ट करता है, और ताकि मुल्क जब वो सोसाइटी जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में चले। जब ये बन गया फिर कुछ अर्सा के लिए ये अबंडन हो गया। सिख दौर में भी ये इमारत तकरीबन अबंडन रही, लेकिन जब बरतानवी दौर आया 1849 में, जब बरतानवी राज ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया पंजाब का, एनेक्सेशन हो गया, तो उसके बाद से यहाँ पे जो छावनी बनी उन्होंने फिर यहाँ पे एक गिरजाघर बनाया, तो उसके आसार भी यहाँ पे मौजूद हैं इसी इमारत के अंदर। तो इस लिहाज से एक कंटिन्यूटी है टॉलरेंस की इस इमारत के अंदर, जो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ, और उनको आप देखते हैं। फिर आप रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अकबर ने जो सेकुलरिज्म या किस तरह की मजहबी पॉलिसी, ये नहीं है कि अकबर दीन से हट गया था या इस्लाम से हट गया था, हाँ अकबर ने एक्सेप्ट करवाया था और दूसरे मज़ाहिब को भी। हाँ, दो राय हैं। लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म है जो गलत है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, एक्सेप्टेंस अलाउ नहीं है। हाँ, आप उनको तंग ना करें, मतलब दो राय आ जाती हैं, दो राय आ जाती हैं, लेकिन उन दूसरी राय अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को देखते हैं कि आप किसी को झूठे खुदाओं को भी गलत ना कहो कि आपके सच्चे खुदा को वो गलत कहना शुरू कर दें। तो ये तो बिल्कुल हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की एक बहुत सारी मिसालें हैं जो आप दी जा सकती हैं इस हवाले से। हाँ, उसके बाद अगर आप देखते हैं जहांगीर का दौर आता है, टॉलरेंस चल रही होती है, शाहजहां आता है, लिबरलिज्म होता है अपने उरूज में, शाहजहां की वफात होती है, उसका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर आता है, मजहबियत अपने उरूज पे होती है, मजहबी पॉलिसीज़ होती हैं, राइट पॉलिसीज़ होती, कदर शदीद पॉलिसीज़ होती हैं कि जैसे ही उसकी वफात होती है औरंगज़ेब आलमगीर की, और मुल्क टूटना शुरू हो जाता है। तो मुल्कों को कायम, सोसाइटीज़ को कायम रखने के लिए भी आपको टॉलरेंस शो करना होता है, जो डिसेंटिंग ओपिनियन है उसको सुनना भी होता है। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में फ़र्क नहीं है? फ़र्क हो सकता है। एक्सेप्टेंस से इम्ब्रेस करना, अगर आप इम्ब्रेस करते हैं, कबूल करते हैं, कबूल करना और चीज़ है। कबूल करना ये है कि अपना दीन छोड़ के कोई और कबूल कर लेना, ये और चीज़ है। अब ये भी अब देखा, ये मसला, ये फ़ायदा होता है इन चीज़ों को डिस्कस करने का कि हम एक इमारत को डिस्कस कर रहे थे लेकिन उसके साथ एकदम से एक हिस्ट्री डिस्कस, बिल्कुल ये चीज़ें सारी इसमें है, और वो उसकी अक्कासी वहाँ पर नजर आती है। बिल्कुल कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को अगर आप स्टडी करते हैं कि क्या उस कंट्रोवर्सी की वजह से जो मुस्लिम सोसाइटी उसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, या दूसरा जो एक्सट्रीम स्टेप लिया गया या एक्सट्रीमिज्म की तरफ हम चले गए, उसकी बाकियात जो है वो हमारे बका के लिए खतरनाक साबित। अच्छा, ये जो सैदरा है, इट्स ओपन फॉर ऑल, लाइक इट्स ओपन फॉर ऑल, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल बिल्डिंग, कि ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है कि जो ऊंचा भी नहीं है, बिल्कुल करीब आप अंदर चले जाते हैं। तो अब ये कि गुज़श्ता कुछ अरसे से गवर्नमेंट ने या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने और अब वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने, जो इसकी अब कस्टोडियन बनी हुई है इस पूरे किले की, उन्होंने इसके आगे कुछ बैरियर्स लगाए हुए हैं। क्योंकि होता यह है कि लोग ग्रेफिटी का शिकार, यानी ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं जो ख़राब कर दे, चेहरे बिगाड़ दिए हुए हैं। अब ये कि कहाँ अकबर की टॉलरेंस की पॉलिसी, मजहबी रवादारी की, और कहाँ आज के दौर की पॉलिसी कि जो चेहरा किसी पादरी का नज़र आया उसके ऊपर जो है वो किसी तेज़ धार चीज़ से उसको मसक किया गया है और कट लगाया गया। हालांकि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हिस्ट्री वो है, हमारी माज़ी है, और उन चीज़ों को जो है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया। कुछ हक़ाइक़ होते हैं हिस्ट्री के, आप उनको आसारुस्सनादीद सर सैयद अहमद खान की किताब है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फटाफट से एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब हम सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों और फलों की और अपना सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। हम रुख करेंगे मुगलपुरा का और मुगलपुरा में देखेंगे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और ये भी बताएगा महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है या नहीं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरे के इलाके में और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही। और अगर बात की जाए सरकारी नरखामे के हवाले से तो सरकारी नरखामा जो है वो पहुँचाया ज़रूर गया है इस इलाके में, लेकिन उस पर जो अमल दरामद है वो नहीं किया जा रहा और मनमानी कीमतें सब्जियों और फलों की जो है वसूल की जा रही हैं, जिसकी शिकायत रोज़ाना की बुनियाद पर सार्फिन करते नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि जो ख़ास तौर पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि लाहौर शहर में 104 हैं, भारी तनख्वाहें भी लेते हैं, मराद भी हासिल करते हैं, लेकिन वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते कीमतों को कंट्रोल करते हुए। इस हवाले से शहरी यही कहते नज़र आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको मुतहरिक करे और उनको हर मार्केट और हर बाज़ार में जो है वो मौजूद होना चाहिए। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 240, जबकि अदरक जो है वो 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, पालक 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन 50 रुपये में, जबकि साग जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, लीमू 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मटर 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, घिया कद्दू जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, खीरा 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, टिंडियाँ 40 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, अरवी जो है वो 90 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि करेले जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, भिंडी 160 रुपये में, जबकि मूंगरे जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, मेथी 40 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, सब्ज़ मिर्च जो है वो 100 रुपये, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, फूल गोभी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, चुकंदर 80 रुपये में, जबकि कचनार जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, मूली जो है 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, गाजर जो है वो भी 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए फलों की कीमतों की तो उसकी भी यही सूरत हाल है और मुख्तलिफ़ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, मुकामी केला जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि अगर बात की जाए इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाले केले की तो वो जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, अमरूद 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, खरबूजा अब आना शुरू हो गया, खरबूजा जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लाल अनार जो है वो 150 रुपये से लेके और 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो आज जो है वो ब्रायलर की रसद में कमी के बायस कीमत में इजाफा देखा जा रहा है और ज़िंदा ब्रायलर जो है वो 5 रुपये कम इजाफे के बाद 122 रुपये, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है जो ब्रायलर गोश्त है वो 7 रुपये इजाफे के बाद 177 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम जो फार्मी अंडे हैं उनकी कीमत मुस्तहकम नज़र आती है और फार्मी अंडे 77 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। ज़ैनत शॉप पर नाज़रीन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 880 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 122 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 177 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रिवर सोल आपको मिलेगी 799 में, रेड स्नैपर 629 में और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिंगर एंड बिस्किट्स जो है वो आपको मिलेंगे 339 में। परचून से अंडे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये और गोरमे से 76 रुपये। और अब इंटरनेशनल मार्केट का रुख करेंगे जहां से आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। जी सबसे पहले हमारे पास है अमेरिकन डॉलर कीमतें खरीदे 106, कीमतें फरोख्त 106.25। पाउंड स्टर्लिंग कीमतें खरीदे 148.25, कीमतें फरोख्त 148.95। यूरो की कीमतें खरीदे 115.40, कीमतें फरोख्त 115.90।
सऊदी रियाल कीमत ख़रीद है 28.10, कीमत फ़रोख्त है 28.25। यूएई दिरहम कीमत ख़रीद है 28.90, कीमत फ़रोख्त है 29.05। कुवैती दिनार कीमत ख़रीद 346, कीमत फ़रोख्त 348.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत ख़रीद 75.50, कीमत फ़रोख्त है 75.95। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा कपल मौजूद है जिनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ, क्योंकि अगर हम सियासी बात करें तो चौधरी साहब जो हैं वो सियासी तौर पर बहुत सरगर्म हैं, लेकिन असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। चाहे वो ओहदा हो, चाहे वो पावर हो, असूलों के आगे कोई बात नहीं होती। और हमेशा जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और फिर उस पर डटे रहते हैं, और फिर लोगों को मानना पड़ता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चौधरी सरवर की, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है उनकी अहलिया मिसेस परवीन सरवर। अस्सलाम वालेकुम। जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, गरीब लोगों की बात हो, स्कूलों की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, ख़वातीन को हुनर सिखाने की बात हो और फिर उनको एम्पावर करने की बात हो। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं। और फिर हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, साफ़ पानी का, उसके हवाले से भी बहुत काम कर रही है। किस तरह से काम चल रहा है और ये चैरिटी का सिलसिला जो है वो शुरू कैसे हुआ था, इस पर आज हम बात करेंगे। खुशामदीद कहेंगे हम आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो साहब आपके साथ तो मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, लेकिन आई फील ऑनर्ड कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मिसेस सरवर, आपसे शुरू करेंगे। चैरिटी शुरू किस तरह से हुई, क्या आइडिया था, किस तरह से इसको आपने यूके से शुरू किया? शुरू असल में सरवर साहब ने की थी एंड 2000 में इनका प्रोजेक्ट था, इनका विज़न था। फिर पहले हमने एक हॉस्पिटल बनाया। उससे पहले भी हम पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग करते रहे हैं। अच्छा। चाहे वो शौकत खानम था, चाहे वो ईदी ट्रस्ट था उसके लिए, और वहाँ रह के हमने पालस्टाइन के लिए, गाज़ा के लिए हमारा वहाँ कम्युनिटी के साथ मिलके हम वहाँ भी हमारा ये चलता रहता था। और ये घर से ही बात शुरू हुई थी, मतलब आपस में बैठ के मशवरा हुआ था? किस तरह से ये आइडिया आया कि लोगों की जेबों से भी अब पैसे निकालने चाहिए नेक काम के लिए? देखें जी, मैं शुरू से सही मायनों में तो एक सोशल वर्कर हूँ जो चाहता है कि लोगों की खिदमत करूं, लोगों के काम आऊं। तो उसके लिए चैरिटी जो है, मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आपके पास कोई ओहदा है, तो अगर आप उससे, उस ताकत से गरीबों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो हम ये करते थे कि लेट्स से कि गाज़ा में प्रॉब्लम है, वहाँ हमने प्रोजेक्ट शुरू किए, वेस्ट बैंक में हमने प्रोजेक्ट शुरू किए। उसके बाद दुनिया के दूसरे जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए फ़ंड रेजिंग करते थे। और पाकिस्तान तो चूँकि उससे हम मोहब्बत करते हैं, यहाँ हम पैदा हुए, यहाँ बड़ा हुए, तो इससे मोहब्बत तो थी। हमने हमेशा जितने भी ये बड़े लोग चैरिटी इकट्ठे करने के लिए आते थे तो स्कॉटलैंड में वो मेरे पास आते थे और मैं लोगों को चैरिटी जो है उनके लिए रेज़ करता। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना ही एक अदारा जो है वो बनाऊं। तो यू केयर फाउंडेशन के नाम से हमने एक अदारा बनाया और उसके तहत हमने पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो रूरल एरिया में था। रजाना डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह में एक टाउन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वकला से उस बारे में मशवरा किया, क्योंकि मैं उस वक्त यूके में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर तो आपको कोई टैक्स में कोई फ़ायदा फूदा होता है यूके में तो फिर तो ये काम करें, वरना जहाँ आप अस्पताल बनाना चाहते हैं यहाँ तो लेडी डॉक्टर नहीं मिलती, आप यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट लाएंगे, आप यहाँ स्पेशलिस्ट लाएंगे, मतलब डिस्करेज किया गया, मतलब ऑब्वियसली हर्डल्स। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जब हमने बनाया, अब वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, वहाँ पे सर्जन भी है, वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, फिजिशियन भी है। तो वहाँ माशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद फिर हमने दूसरा अस्पताल बनाया चीचा वतनी में, वहाँ भी माशाल्लाह लाखों लोगों का इलाज होता है। फिर एजुकेशन सेक्टर में आए। उससे पहले जब जो स्टार्टिंग जो है वो हॉस्पिटल से हुई थी, तो मैं मिसेस सरवर से जानना चाहूँगी कि कैसे ये मतलब लोगों से फंड्स लेना और फिर जब इतनी हर्डल्स भी हैं और आपको नज़र भी आ रही हैं कि चैलेंजिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर इम्प्लीमेंट कराना। और जैसा कि सरवर साहब ने बताया कि डॉक्टर्स नहीं होते थे वहाँ पर, लेकिन अब सब मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, अवामी खिदमत कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हुआ ये?
उस वक्त बड़ा मुश्किल था। और ये मेरे ख्याल हर 3 माह के बाद, यहाँ 6 माह के बाद आते थे, उनको चेक करना, फिर उनको सेट करना। हर चीज़ में हिकअप्स होते हैं। और जो पहला विंग हमने बनाया था वो मेरे आम से हमने शुरू किया था। अच्छा। इसलिए ताकि फैमिली को ये होगा, ये हमारे नाना का है, जो हमारे मेरे भाई का, जैसे मेरे फादर इन लॉ थे, तो उसके लिए फिर फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनके साथ साथ। और साथ फिर दोस्तों का, ज़ाहिर उनके साथ ही मिलके हमने उसको किया। फिर हमारे डोनर्स है जो हर साल हमें पैसा देते हैं, और एक ट्रस्ट भी होती है, तो उसी हिसाब से हमने इसको शुरू करवाया था। एक किसी की जेब से पैसा निकलवाना और फिर निकलवा के अगला बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो ही पैसे निकालेगा, वरना नहीं। देखें जी, लोगों को चैरिटी का काम लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका पैसा जो है वो सही जगह पे लग जाए। मिसाल के तौर पर जब अर्थक्वेक आया तो लोगों ने हमें मिलियंस पाउंड दिए और हमने फिर अपनी ज़ाती सुपरविजन में उन पैसे को खर्च किया ताकि एक ही पैसा। उसके बाद जब सैलाब आया तो आप हैरान होंगी कि हमारी ग्लासगो की 6 लोगों की टीम जो थी 3 महीने यहाँ पर रही। उन्होंने अपनी सुपरविजन में यहाँ पर घर बनाए। और एक बात और है कि 1 रुपया भी उस चार्टी से उन्होंने ना अपने खाने पे खर्च किया, ना अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च किया। यूके से यहाँ पर आए, वो भी अपने खर्चे पे आए। तो लोगों में बड़ा जज्बा है अल्लाह के फजल और मेरे ख्याल से ये वो मतलब किसी ने हिसाब तो नहीं मांगना होता, लेकिन ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ईमानदारी होती है और आपका काम इतना स्ट्रांग होता है कि अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकतें डालता रहता है और वो चीज़ें जो है वो आती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे बताया कि दूसरा हॉस्पिटल बनाया गया चीचावतनी में, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर को चूज़ किया गया। ये आपको कैसे लगा कि अब एजुकेशन में हमें कुछ करना चाहिए? वो भी इनका ही था विजन, इन्होंने जो हमने स्कूल बनाया। फिर उसके बाद जब हम इधर आए हैं, जब इनको गवर्नरशिप मिली है, उस वक्त जब हम रहे हैं, फिर हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल फाउंडेशन जो हमारा चल रहा था उसी को मैंने कैरी ऑन किया, कंटिन्यू किया करके। इनके पास टाइम नहीं था। फिर वहाँ से हमने सिलाई मशीन्स का शुरू किया। मेरे ख्याल ओवर 18 विलेजेस में हमने सोइंग मशीन्स दी है। जितनी भी हमारी बहनें बेवा है, जो हमारी बच्चियाँ ऑर्फन्स है, उनको तो दिया। फिर उसके लिए तो बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, देखना पड़ता होगा कहाँ पर क्या सिचुएशन है। हर जगह पे हमने ऐसे किया था। वहाँ का जो यहाँ कहते हैं चौधरी या वहाँ के 2-4 लोग, उनको हमने कहा वो मॉनिटर करते हैं। फिर हम फ़ोन हर 3 माह के बाद हमारा फ़ोन कॉल जाता है, फिर हम चेक करते हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी है। उसके बाद फिर मैंने दायरे खोलने शुरू कर दिए, जैसे हुनरगाह के नाम पे। कोई स्कूल मिल जाए, कोई मदरसा मिल जाए, उसके अंदर हम मशीन सेट कर देते हैं। फिर हम उनको गाइड करते रहते हैं जितनी देर तक वो चल नहीं जाता। सो ये फिर एक वोकेशनल टाइप का एक इंस्टीट्यूट बन जाता है जो सिखाया भी जाता है। ये परमानेंट है। मेरे ख्याल में अब तो 50 हो गए हैं शायद जी, 50 इनके हो गए हैं माशाल्लाह। मैं तो हैरान हूँ कि अच्छा, ये आइडिया इनका था, मिसेस सरवर का था। ये सारा इनका है। आपने मतलब हॉस्पिटल, एजुकेशन, और फिर आपने सोचा कि क्यों ना खवातीन को एम्पावर किया। इसलिए करके मैंने यहाँ देखा हमारी जो बहनें हैं उनको रिसोर्सेज बड़े कम उनके पास होते हैं। एक तो बच्चों का देख लें, उनके पास स्कूल्स नहीं जाते बच्चे। अगर वो जाते भी है तो वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है। जो प्राइवेट देख लो स्कूल्स, उनकी और स्टैंडर्ड्स है। जो दूसरे गवर्नमेंट रन स्कूल्स, वो मुझे तकलीफ से कहना पड़ता है, वो मेरे ख्याल से इतने डिसहार्टन होती हूँ मैं जाके जब देखती हूँ बच्चों के पास वो बुक्स नहीं है। उनको जैसे पिछले 10-20 साल पुराना वो करिकुलम वो पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट बीन मॉडर्नाइज्ड। तो स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए मेरी एक बुक बैंक भी होती है जो हम लोगों से बुक्स इकट्ठा करके, तो रूरल एरियाज में जो स्कूल्स हैं उनको हम बुक्स भी देते हैं जितने भी हम फ्रेंड से इकट्ठा कर लें। जैसे किसी का बच्चा पढ़ लिया तो हमारी एक बुक बैंक भी चल रही है जो हम प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है, मतलब हाँ, ये करके अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसको बुक्स की ज़रूरत नहीं, वो हमें डोनेट कर देते, फिर हमें आगे मुझे सरप्राइज किया है इसने। अच्छा, मतलब आपको गवर्नरशिप मिली और मिसेस सरवर की क्रिएटिविटी जो है वो बाहर आना शुरू हो गई। इन्होंने हुनरगाह और पीने का साफ पानी का भी ये प्लांट्स वगैरह। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ आया ना तो मुझे नहीं था पता कि गंदा पानी पीने की वजह से कितने मसाइल हैं इस मुल्क में। 70% डिजीज़ जो हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं हमारे मुल्क में। हेपेटाइटिस है, कॉलरा है, डायरिया है, स्किन डिजीज़ हैं, ये तमाम गंदे पानी पीने की वजह से हो रही हैं। 80% लोग जो हैं पीने के साफ़ पानी से जो हैं वो उनको नहीं मिलता है। सिर्फ अगर आप देखें कि जो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है लाहौर का, वहाँ 1 लाख बच्चा जो है गंदा पानी पीने की वजह से हस्पताल जाता है।
तो उसके फ़ौरन बाद फिर मैंने ये जो है क्लीन वाटर ट्रस्ट बनाया और उसमें फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने शुरू किए, अस्पतालों में भी लगाया। यहाँ दाता दरबार में आप हैरान कहूँगी कि दाता दरबार में जो पानी का प्लांट था उन्होंने लगाया हुआ था कुछ जाली, वो गंदा पानी दे रहा था। जब सर मैं तो तब भी हैरान हुई थी जब मैंने ब्रेकिंग दी थी कि गवर्नर हाउस में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है वो काम नहीं कर रहा, और वो आपने ही रेस किया था। वो इधर अपना उधर दाता दरबार में भी, वहाँ भी। लेकिन मैं एक बात जो मुझे समझ नहीं आती, अरबों रुपए जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिए हैं लोगों को पीने का साफ पानी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अरबों रुपए लगाए हैं, लेकिन सब ठगों के हवाले हो गए। और एक बात जो मैं बार बार जब गवर्नर था उस वक्त भी उठाता रहा, अब भी मैं उठाता हूँ। देखिए, एक आदमी अगर एक आदमी को कत्ल करता है तो हम कहते हैं कि उसको कत्ल की सज़ा जो है उसको मिलनी चाहिए। एक आदमी जो नंबर 2 प्लांट लगा के लाखों लोगों की मौत का बायस बन रहा है, बीमारियों का बायस बन रहा है, किसी एक के खिलाफ आज तक किसी ठग के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है, प्रोसिक्यूट नहीं हुआ है, जेल में नहीं गया। ये जो बेहिसी है हमारे हुक्मरानों की, ये मुझे बड़ी परेशान करती है कि क्यों ये लोग जो हैं एक्शन क्यों नहीं लेते उन लोगों के खिलाफ जो कि इवन जो पानी है पीने का, लोगों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो पानी मिलता है, लोगों को जो पानी मिलता है वो गंदा पानी पीते हैं। वो गंदा पानी है और इतने सालों से उनसे ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो सका। मिसेस सरवर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं इस हवाले से, मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से उसको चलाया जाता है ताकि हुकूमत भी थोड़े होश के नाखून ले ले? आप जैसे लोग ही हैं जो मिसालें कायम करते हैं इस सोसाइटी में और कुछ बेहतरी के लिए जो है वो एक मिसाल खड़े हैं, और मेरे ख्याल से ये एक मशले राह जो है वो होनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। साफ़ पानी की हम बात कर रहे थे और मिसेस सरवर आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से ये सिस्टम चलाया जाता है जिसमें पानी भी साफ़ है, आप उसको आप टेस्ट कराएं या कोई भी जाके टेस्ट करा ले, वो पानी बिल्कुल साफ़ और मिल रहा है आवाम को, हुकूमत वो नहीं कर पाती है, क्या वजह है इसकी, आप क्या समझते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं, जब भी कोई पानी का प्लांट लगता है पहले टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग करने के बाद फिर वो प्लांट लगाया जाता है। इनका मुझे नहीं पता क्या तरीका है, ये टेस्ट नहीं करते, या हम तो बोर करके नीचे से ज़मीन से 1000 से ज़्यादा जाके मेरे ख्याल हम जाके पानी निकालते हैं। और हमारे हेल्थ कैंप्स लगते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल फाउंडेशन के, जगह जगह जिधर भी हमारा हेल्थ कैंप लगता है वहाँ यकीन करें हर घर में तकरीबन अगर 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को स्टमक वर्म्स है, उनको स्केबीज है, वो सारे गंदे पानी से है। और वहाँ जाके दवाइयाँ दे दे के बाद जगह पे मुझे 10 दिन के बाद दोबारा हेल्थ कैंप लगवाना पड़ता है, इसलिए करके उनको फ़र्क महसूस होता है जो हम दवाइयाँ देते हैं। उसके अलावा हमने छोटे फिल्टर्स भी लगाए जो स्कूलों में लगते हैं, जो मस्जिद में लगते हैं, वो पानी ये सिर्फ लाहौर में है या ऑल ओवर पंजाब? ये छोटे वाले जो फिल्टर हमने एक किया, जहाँ से हमने हेल्थ कैंप शुरू किए थे 18 जगह से हमने 18 जगह पे वहाँ हमने वो फिल्टर लगा दिए। अच्छा। और उसी एरिया को हम मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 3 माह से अब तक। वो कहते हैं वो जो दवाइयाँ बच्चे खाते थे अब नहीं खाते, उनके जो स्टमक के प्रॉब्लम थे वो कम हो गए। इसका मतलब सिर्फ एक सिंपल फिल्टर लगाने की वजह से जो 20-25 हज़ार का लग जाता है और उसमें फ़र्क आता है, तो मेरे ख्याल से ये स्कूलों में और मस्जिदों में लगाना चाहिए। तो दूसरे प्लांट्स तो बड़ा ज़्यादा पैसा लगता है जो हम बड़े प्लांट्स लगाते हैं, उसके लिए भी हमारे अभी भी लग रहा है। एक 155 में एरिया में हमारा अब शुरू होने वाला, वहाँ लगेगा प्लांट। फिर अगले प्लांट्स के लिए 1-2 डोनर्स ने प्लेज किया, क्योंकि पहले तो एक डोनर ढूंढना पड़ता है, फिर उसके बाद एक साइट, और ये भी बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं हम इसका थोड़ा सा जो बिजली का खर्चा भी आता है हम नहीं दे सकते, उसके लिए भी हमें फिर कोई जगह देखनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, वॉलंटियर्स आते हैं जो लगाए हैं ना हम प्लांट, जो बड़े लगा रहे हैं वो तो तकरीबन 10,000 लोगों को पानी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, और वो पूरे पंजाब में हमने लगाया। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें वॉलंटियर्स आते हैं, जैसे आपने बताया कि कैंप्स भी लगाए जाते हैं, फिर मॉनिटरिंग भी कराई जाती है, मतलब हर किस्म का फॉलो अप रखा जाता है, कोई लूप होल नहीं है इसमें। सो वॉलंटियर्स हैं, पूरी टीम किस तरह से काम करती है? जी, एक तो ये है कि जितना भी खर्चा होता है, मसलन इवन जो हमारे पास जो हमारे लोग जाते हैं, किसी होटल में ठहरना होता है या वहाँ पर सर्वे करना होता है, तो जो हमारे एक्सपर्टीज़ भी हैं उनको पैसे हमेशा मैं अपनी जेब से देता हूँ। अच्छा। हमारा जो डोनर पैसे देता है उसका 100% जो है पैसा वो प्लांट पे लगता है, वो जो उसकी, बल्कि जो स्टाफ है हमने रखा हुआ है उस स्टाफ की तनख्वाह भी हम जेब से देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारा डोनर का पूरा पैसा जो है वो
लोगों को प्रोजेक्ट में ही लगे, वो जिस भी मकसद के लिए जा रहे हैं। सही। अच्छा मिसेस सरवर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको सरवर साहब की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है इतने सालों में? इनकी सबसे अच्छी बात ये है, एक तो इनका दिल बड़ा साफ़ है, हर एक पे यकीन कर लेते हैं। वो एक खूबी भी हो सकती है और एक नुकसान भी होता है। बिल्कुल सही। खूबी ये हो जाती है करके एक इंसान साफ दिल है तो हर एक पे यकीन कर ले तो एक बॉन्ड भी बन जाता है, और नुकसान ये भी होता है वो फिर बाज़ दफ़ा फायदा उठा लेते हैं, ख़ता भी खाता है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं। और लेकिन कोई एक चीज़ जो आप चेंज करना चाहें, कोई एक आदत जो आपको कभी पसंद ना हो और अक्सर नोक झोंक भी हो जाती है उस पर? एक अगर मैं चेंज करूं तो वो बड़ा मुश्किल है, वो चेंज नहीं हो सकता करके है ना। ही इज़ गॉट टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। वो एक वक्त है, वक्त हम बड़ा कम इकट्ठे गुजारते हैं। अगर घर आ जाते हैं तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं कमरे में बैठी रहती हूँ 2:30 बजे तक 3 बजे तक, फिर ये आते हैं तो वो फिर मैं ये सोच लेती हूँ ये भी कोई काम के लिए ये अपना वक्त लगा रहे हैं, बजाय इसके कोई अपना वक्त ब्लश भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, लेकिन कंप्लेन भी आ गई। चौधरी साहब क्या करेंगे इस कंप्लेन का? कुछ तो होना चाहिए, टाइम थोड़ा बहुत फैमिली को भी देना। सारी जिंदगी नहीं बदले तो हम बुढ़ापे की बदलना नहीं। अच्छा आपको मिसेस सरवर की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? देखें जी, एक तो ये सादा है, बरतानिया में रही हैं, और मैं सही बात है कि मेरा नहीं ख्याल था कि ये पाकिस्तान में एडजस्ट हो सकेंगे, क्योंकि वहाँ सारी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। पहली मुलाकात याद है? और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है, इसलिए कर लिया कि ये लोगों के फलाई कामों में इन्होंने काम जो है वो करना शुरू। हाँ, पहली मुलाकात मुझे याद है कि जब मेरे ताया जी, इनके वालिद, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए थे तो मैंने जहाज़ भी पहली दफ़ा देखा था। अच्छा तब का कोई कमिटमेंट थी या कुछ भी नहीं था? अच्छा कुछ भी नहीं था। जब मैं एयरपोर्ट में गया था ना पहली दफ़ा, तो पहली दफ़ा जहाज़ देखा था फैसलाबाद एयरपोर्ट। अच्छा। तो पहली मुलाकात उनसे जब ये आए हैं बाहर, तो ये हमें लेने आए थे। तो फिर डिसाइड कैसे हुआ कि अब जो है डिसाइड हुआ? एक तो मेरे ख्याल में हमारे पेरेंट्स का तो इरादा था, लेकिन मेरे जो ताया जी थे वो चाहते थे कि हम एक दूसरे को मिल भी लें, क्योंकि हमारा जो मुलाकात नहीं थी तो अपॉर्चुनिटी थी कि चलो आपस में मिल लें और फिर देख लें, बातचीत कर लें। तो फिर वालिदैन ने राय मुझसे भी पूछी, ज़ाहिर है इनसे भी पूछी होगी, ये तो नहीं आज तक। आपने क्या बताया था, क्या कमेंट्स दिए थे चौधरी साहब के बारे में? मैंने तो अच्छा ही किया कमेंट, मैंने कहा कि जी काम चल सकता है। अच्छा आपने क्या कमेंट्स दिए, क्या तासुरात थे आपके? यहाँ ये नहीं बता रहे, इन्होंने मुझे ये कहा था जब मैं ये जहाज़ से उतरी थी ना, 10 मिनट के बाद उन्होंने फैसला कर लिया तो वे मुझसे शादी करेंगे। अच्छा, मतलब वो अभी तक तो यही सुनती आई। वो अभी थोड़ा ज़्यादा ब्लश कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा ये बात में थोड़ी स्किप। आपके तासुरात क्या थे? मेरा ये था, जब मैं आई वॉज ओनली 17 जब मैं पाकिस्तान में आई थी, तो हम आए थे, मेरे अब्बू बीमार रहते थे, उनके साथ हम लोग आए। इनमें मैंने जो देखा ना, ये हमेशा बड़ों के साथ बैठते थे। लोगों ने आना, इनके देना, इनका ख़त कभी किसी का लिख देना, ये पढ़ के सुना देना, तो ये हमेशा लोगों में बैठते थे। और मुझे हमेशा मैच्योरिटी पसंद है, वो बचपना, ये वो ज़ाहिर वो चीज़ जो है वो आपको ही वाज वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। तो मेरे ख्याल से आगे हमारी फैमिली में जो होता है, जैसे मेरे पोते हैं, वो मेरा पोता जो है 13 साल का है, वो बैठता है 17 साल और 18 साल के लोगों के साथ, वो पसंद करता है उनके साथ बैठना, क्योंकि हम शुरू से जो बच्चे होते हैं जो बड़ों के साथ बैठते हैं, उनके फैमिली में जो देखते हैं, है। और माशाल्लाह फैमिली में मैच्योरिटी है, पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है, यूके में भी पाकिस्तान में भी एक होल्ड है अपने रूल्स और अपने रेगुलेशन के ऊपर, तो फिर बच्चों के ऊपर तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा पॉलिटिक्स की अगर बात करें, उन्होंने बता दिया, वैसे वो थोड़ा तंग है इससे कि आप टाइम नहीं देते, लेकिन मसरूफियात तो आजकल चल रही हैं, क्या किस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी आ रहे हैं? देखें जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेंबरशिप हो रही है और हज़ारों के हिसाब से लोग जो हैं मेंबर बन रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी जो है वो मजबूत होगी। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ेंगे और हमें जो तवानाइयाँ अपनी नून के ख़िलाफ़ लानी चाहिए वो तवानाइयाँ हम अपनी पार्टी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन में लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये पॉजिटिव बात भी हुई है कि हज़ारों कारकुन, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है,
जो पार्टी से डिसल्यूजन हो गए थे, जो पार्टी के लीडरशिप और वर्कर्स में एक जो गैप है उस पे वजन होके घरों में बैठ गए थे, अब वो दोबारा मैदान में आए हैं, वो एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने मेंबर साजी शुरू कर दी है। और मुझे भी, मैं एक साल कम से कम भी मैं 30,000 से ज़्यादा वर्कर जो हैं उनको मिला हूँ, लेकिन मैं उन वर्कर से पहले कभी नहीं मिला जिनको अब मिल रहा हूँ जो कि नाराज़ हैं पार्टी से, जिनको मसलन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको मेरिट पे हमारे लोगों ने टिकट नहीं दिए हैं, लेकिन 30,000 टिकट देना था, मैं अकेला तो हर चीज़ मेरिट पे नहीं कर सकता था। तो हमने अपने जितने भी हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट थे, MNA के, MPA के, तहसील के लोग, उन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने बहुत से फैसले ठीक भी किए, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी उन्होंने किए कि जो पार्टी के कारकुन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट ज़्यादा वोट लिए हैं, टिकट दिया कम लिया, तो सारे ग्रीवियंस हमारे सामने आए हैं। लेकिन एक बात जिसने मुझे इनकरेज किया है कि जिन लोगों को टिकट नहीं दिए गए, जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी नहीं लड़ा, कुछ ने इंडिपेंडेंट लड़के बड़े वोट भी दिए, पार्टी के साथ उनकी लॉयल्टी में कोई फर्क नहीं आया। हालांकि ये दुनिया है, जब आप उसको किसी को नहीं देते टिकट तो वो छोड़ जाता है, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। और यही मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो हमारी मोटिवेटेड फोर्स है, इतनी बड़ी कुव्वत है। मैं 37 साल मैंने बरतानिया में पॉलिटिक्स की है, मैंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की भी पॉलिटिक्स देखी है, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि जितनी मोटिवेटेड कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, वो पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो ब्लेस्ड हो इन लोग, लेकिन इन लोगों को अब ऑर्गेनाइज करना, इनको मोटिवेट करना, इनको प्यार से गले लगाना, उनको अहमियत देना, उनको अपना स्टेक होल्डर समझना, उनको अपने बेटे और बेटियों की तरह उनसे प्यार करना, उनको डायरेक्शन देना, उनको विजन देना, ये हम लीडरशिप का अब काम है। अगर हमने ये चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी, उनको डायरेक्शन दे दी, उनको यूनिफाई कर दिया, उनमें उनको आपस में एक दूसरे के साथ बैठा दिया, तो फिर इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है उसको कोई शिकस्त बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही। आपने शुरू में एक जिक्र किया कॉन्फ्लिक्ट का, जहाँ पर पॉलिटिक्स करनी होती है वहाँ पर ऑब्वियसली पार्टी के अंदर से भी बहुत से एतराज़ात आते हैं। अब आप पंजाब के प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो लड़ने जा रहे हैं और भरपूर तैयारियाँ भी कर रहे हैं, एंड पीपल लव यू, मतलब लोग जो है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपके विजन के पीछे चलते भी हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से ही कुछ एतराज़ात भी आते हैं कि अभी आपने रिसेंटली गवर्नरशिप भी छोड़ी, मतलब आइदर आप ये इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, इस पर आपका क्या कॉमेंट है? पहली बात तो ये है कि चूँकि कानून जो है उसकी पाबंदी करनी, रूल ऑफ लॉ करनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो बड़ा कारकुन हो चाहे छोटा कारकुन हो। तो मैंने लीगल ओपिनियन ली है और ये मेरे भी इल्म में नहीं था। मैं समझता था कि मैं MNA MPA का इलेक्शन गवर्नरी छोड़ने के बाद 2 साल तक नहीं लड़ सकता। अच्छा। लेकिन जब हमने लीगल ओपिनियन लिया है तो हमें बताया गया है कि जो गवर्नर का ओहदा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में नहीं आता। अच्छा। तो गवर्नर का जो MNA MPA का भी इलेक्शन लड़ सकता है, पार्टी का इलेक्शन तो आराम से लड़ सकते। तो ये बात अब एम्बिग्युइटी इसमें नहीं है। कुछ लोगों की विशफुल थिंकिंग थी, कुछ लोगों की तो ये भी विशफुल थिंकिंग थी कि जी मैं इलेक्शन ना लड़ूं इस अपना गवर्नरी रूल की वजह से। कुछ लोगों की विशफुल थिंकिंग है कि वो रात को सोते हैं तो सुबह कहते हैं कि मैं स्कॉटलैंड चला गया हूँ, कुछ कहते हैं कि जी हम आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के आएंगे। मुझे ये तो समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून के लोग कहें ये बात कि हम इसको एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं। PTI के अगर लोग अगर कहते हैं कि एयरपोर्ट पे छोड़ने आते हैं तो फिर पता चलता है कि उनकी लॉयल्टी हमारी जमात के साथ क्या। लेकिन ये होता है, देखिए मैं इससे परेशान नहीं होता। जब ये पॉलिटिक्स होती है ना सियासत में, तो थोड़े से ब्रूजेस होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं ना अगर पॉलिटिक्स में आना तो थिन स्किन्ड आपको होना पड़ेगा। हालांकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसको न सिर्फ पाकिस्तान के लोग प्यार करते थे, पूरी दुनिया के मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे अल्लाह ने पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का मौका दिया, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में मेरा एक नाम था। लेकिन मैं ये जानते हुए पॉलिटिक्स में आया हूँ कि यहाँ पता नहीं किस किस्म में, अभी तो पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ाम लगने हैं मुझ पे, वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है, डटे रहिएगा। और ना एक मैं और आपने बड़ी अच्छी बात की, इसलिए कि मुझे जब मैं किसी पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता हूँ
या लोग मेरे पास आते हैं, किसी मैं कॉलेज में जाता हूँ, जब मैं अपने किसी होटल में जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे लोग एक बात आन के कहते हैं कि चौधरी साहब, हमें ये डर है कि आप इन हालात से घबरा कर या पार्टी के लोगों से कि इनके जो हो रहा है आपके साथ उससे सब भागना है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखें, मैं भागना, अगर मुझे कारकुन प्यार न करें तो यकीनन मैं भागता तो फिर भी नहीं, लेकिन मैं बैक सीट पे हो जाऊँ। लेकिन पार्टी का वर्कर मुझे प्यार करता है, पार्टी का वर्कर मुझे सपोर्ट कर रहा है, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इन पार्टी के कारकुनों को छोड़ के कहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मिसेस सरवर, मशवरे देती हैं आप, पॉलिटिकल मशवरे कभी दिए या कभी इन्होंने मांगे आपसे, डिस्कशन करते हैं? जी, डिस्कशन तो होती है, ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में ही होती है। मैं अपनी राय ज़रूर देती हूँ, और बहुत दफ़ा मेरे ख्याल से मैंने अच्छी राय भी देती हूँ, और बाज़ दफ़ा सुनते भी हैं, ज़ाहिर नहीं करते वो मेरा ही मशवरा था। जैसे जो हमारे लेकिन आपको खुशी हो रही होती है कि अच्छा इन्होंने मेरा मशवरा मान लिया। हाँ जी, करके मेरे ख्याल जब आप रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर तो आपको पता चल जाता है भी, अगर हमने, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम जैसे लोग कहते हैं, तो अगर उसको ना, मतलब वो आपको बीच में बहुत बचा के निकलना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं से तो फिर बाज़ दफ़ा कोई ऐसी मूव होती है, जब बाज़ दफ़ा ऐसा इंसान कोई डिसीजन कर लेता है, उसके साथ एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, उस हिसाब से इंसान को थोड़ा सा सोच कर चलना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया मिसेस सरवर और चौधरी सरवर साहब, आप तशरीफ़ लाए। जाते जाते मैं चाहूँगी एक छोटा सा मैसेज जो आप लाहौरियों के लिए देना चाहें अगर, तो क्या पैगाम देंगे? जी, मेरा पैगाम लाहौर वालों के लिए ये है कि लाहौर वाले जो हैं वो ग्रेट पीपल हैं, और मैं जब से लाहौर आया हूँ मैं लोगों को मिलके बड़ा एंजॉय करता हूँ, और इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, लाहौर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, कि मैं, जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं बरतानिया में, तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ के बच्चे जो हैं वो इसी तरह मुझे प्यारे हैं जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। बहुत बड़ी बात की आपने सर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। बहुत शुक्रिया। गुड लक फॉर इंटर पार्टी इलेक्शन एंड फॉर ऑल द हर्डल्स जो आपके सामने आ रही हैं, और आपने उसको अबूर करना ही करना है। और आपके लिए भी बहुत शुक्रिया, और दुआएँ आपके साथ, और साथ साथ डोनेशंस तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं, और आप ये काम का सिलसिला आगे बढ़ाती रहें ताकि आम आवाम को जो है, जहाँ हुकूमत से सहूलत नहीं मिल रही, आप जैसे लोग जो हैं वो सहूलतें फराहम करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।